नमस्कार साथियों, एजुकेशनल रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे धनी व्यक्तित्व के मालिक भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, जातिवाद आदि से बचाने के लिए सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। एक नज़र इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में डालते हैं। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को ब्रिटिश भारत के अब जो मध्य प्रदेश में स्थित है, महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आवड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर सन 1900 को रामजी सकपाल ने सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भिवा रामजी अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आवड़वे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। सन 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथबरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। सन 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। ये प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदायों की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करना था, जिनका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया।
इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। अंबेडकर ने अलग से भविष्य में संवैधानिक सुधार के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी सन 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महान सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी सन 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के लिए ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदायों को भी नगर की चबदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। सन 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। 25 दिसंबर सन 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अंबेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। सन 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। कालाराम मंदिर नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रियाएं हुई। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। तब उनकी आयु 64 वर्ष एवं 7 महीने की थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव शरीर मुंबई में उनके घर राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। मृत्यु उपरांत अंबेडकर के परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन में अंबेडकर के बाद अंबेडकर के साथ बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता अंबेडकर की एक बौद्ध के रूप में 29 मई सन 2003 में 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और पुत्र यशवंत अंबेडकर, अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर भारीपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैं और भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। एक स्मारक अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है।
अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई हैं और किताबें बेची जाती हैं। अंबेडकर का उनके अनुयायियों को संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ऐसे महान व्यक्ति को हम नमन करते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के माध्यम से हिस्ट्री को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।